ईरान की ओर से जिसने जानकारी दी है उसने अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े में भी हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाया। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के आक्रमण के जवाब में उसका हमला जारी रहेगा। इसी क्रम में कुवैत के अली अल सलेम नामक 2 अमेरिकी हवाई अड्डों पर बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर IRGC के एरोस्पेस द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान ने धमकी दी है कि ये प्रतिक्रियाएं सीमित नहीं होंगी और आगे भी लगातार अगर अमेरिका ऐसे ही करता रहा तो फिर आगे इससे बड़े अटैक किए जाएंगे। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, जहां पर ईरान ने आज रात कुवैत और बहरीन के अमेरिकी अड्डों पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। ईरान ने मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें जारी किया और कहा है कि देखिए इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके IRGC ने अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है। खास बात यह थी कि इन मिसाइलों पर जो पिक्चर चिपकाई हुई थी, जो तस्वीरें चिपकाई हुई थी, वो दरअसल अमेरिका का मखौल या उसका मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि देखिए अमेरिका ने अपने लिए नई कब्रगाह तैयार कर ली है। और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो IRGC की तरफ से जारी की गई हैं, जिन तस्वीरों के अंदर यह भी दिखाया गया अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का मजाक भी उड़ाया गया। देखिए ईरान ने जहां पर अमेरिकी और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने सक्रिय रूप से अपने भूमिगत मिसाइल ढांचों को फिर से मजबूत कर लिया है। और ये इसीलिए IRGC ने जो तस्वीरें जारी की, ये इसकी तस्दीक है कि ईरान की अभी भी मिसाइल और उसके जो ड्रोन साइलोज हैं वो अब भी मजबूत है। हम आपको कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो हम आपको थोड़ी देर में बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन से साइलोज के अंदर ईरान ने अपनी मुस्तैदी कर दी है। आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार कहां कहां पर लगातार जो अपने साइलोज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार ईरान ने तैयार कर लिया है। और चलिए अब आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात कैसे हैं, जहां पर यह माना जा रहा है कि देखिए कई मिसाइलों को या फिर कई लॉन्चर्स को, साइलोज को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया गया। इससे पहले भी कई सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिका ने ही जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि 70% से ज्यादा जो उनको नुकसान पहुंचा था उनके एनरिचमेंट यूरेनियम साइट्स पर, उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भी ईरान ने दोबारा से तैयार कर लिया। अब यहां देखिए निर्माण कार्य कहां कहां चल रहा है। देखिए यहां पर इन साइलोज के आसपास अगर आप जो देखिए सर्कल देख रहे हैं, ये हैं वो साइलोज के आप कह सकते हैं गेट्स या फिर उनके एंट्री पॉइंट, जहां पर एक काम चल रहा है। और इसके अलावा खुदाई, यानी अगर ये पॉइंट बंद हो गया है तो फिर उसके आसपास के इलाकों में यहां से खुदाई कर यहां से टनल बनाए जा रहे हैं ताकि इन साइलोज तक पहुंचाया जा सके। और ईरान ने ये स्ट्रेटेजिकली पहले भी किया। ईरान ने क्या किया था, जब भी अपने साइलोज बनाता है तो उसकी मैपिंग करता है और उसके कई ऐसे टनल्स के पॉइंट को छोड़ दिया जाता है ताकि जब भी दुश्मन की तरफ से अटैक हो तो फिर इन साइलोज के पास के अंडरग्राउंड दरवाजों को खोल दिया जाए। और ये तस्वीरें एक बार फिर से उन्हीं बातों की तस्दीक कर रही हैं जो दिखा रही है कि देखिए कैसे लगातार अमेरिका इस बात से ज्यादा चिंतित है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स के साथ साथ अपने साइलोज के अंदर भी दोबारा से निर्माण कार्य शुरू किए और इनको दोबारा से मुस्तैद या इनको तैयार कर लिया गया है। अब आज सुबह बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च होने की कुछ ही और तस्वीरें भी जारी की गई, जिसमें हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार देखिए ये वो मिसाइल है। हम आपको क्यों बता रहे हैं कि आखिरकार देखिए ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान कह रहा है कि आप अगर हमारे इलाकों में अटैक करेंगे, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अटैक करेंगे तो फिर हम आपके कुवैत में, मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में आपके जो बेसिस है उन पर अटैक करेंगे। ये देखिए कई मिसाइलों के वीडियो हमने इससे पहले आपको दिखाया कि ईरान ने कहा कि देखिए हमने ये मिसाइल्स लॉन्च किया और एक बार फिर से इन मिसाइल्स के लॉन्च करने की तस्वीरें भी ईरान की तरफ से जारी की गई। ईरान ने देखिए साफ तौर पर कह दिया है कि हम लगातार और भी बड़ा और खड़ा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि पर्शियन गल्फ के अलावा यानी मिडिल ईस्ट के अलावा अगर अमेरिका नहीं माना तो फिर ये जंग हम आगे और लेकर जाएंगे। यानी उनका इशारा अमेरिकी बेसिस पे सीधे तौर पर अमेरिका के इलाकों पर भी था। IRGC के मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने इसको लेकर धमकी भी दी है। उन्होंने कहा कि यदि युद्ध जारी रहा तो नौसेना की नाकेबंदी नहीं हटाई गई तो फिर हम युद्ध को हिंद महासागर, बाब अल मंडेर स्टेट, लाल सागर, भूमध्य सागर तक फैला देंगे। इन अमेरिकी ठिकानों पर पहले हमला करेंगे, हम युद्ध को और नया आयाम देंगे। अमेरिका को निश्चित रूप से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया जाएगा। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान इस बड़ी खबरों के पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जनरल सिवाज, मैं आपका रुख करता हूं। जनरल सिवाज,
अभी के मौजूदा हालात में हम जिस न्यू नॉर्मल की बात कर रहे थे कि देखिए संघर्ष विराम तो है लेकिन अटैक भी किए जा रहे हैं, आखिरकार ये दोनों का न्यू नॉर्मल है क्या? क्या दोनों मानेंगे भी या इसी तरीके से छुटपुट अटैक हम देखते रहेंगे? हाँ बिल्कुल सुमित, मुझे लगता है ये एक पोस्चरिंग है, दोनों एक दूसरे को प्रेशर डाल रहे हैं और सभी पूरे वर्ल्ड ने सोचा था कि शायद कहीं ना कहीं पीस ट्रीटी हो जाएगी, मगर ऐसा हो नहीं रहा और दोनों तरफ से हमले जो हैं वो सटीक हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि कहीं ना कहीं ईरान की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। जो भी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार उनका कम हुआ था उन्होंने अभी पूरा कर लिया है। जो मिसाइल सिटीज हैं जो कि अंडरग्राउंड है उस पर 24/7 वेपन बन रहे हैं। जो साइलोस हैं उनको रिपेयर कर दिया है। इफ्सान, फोर्दो, नामताज जहां पर उसके न्यूक्लियर साइट थे वो भी अभी फंक्शनल नजर आ रही हैं। तो ऐसे में लगता ऐसे है कि अगर ये लड़ाई अब दोबारा शुरू होगी तो ये बहुत भयानक होगी। और ये बिल्कुल ठीक बताया, बाब अल मंदेब को अभी जहां पर 10 से 12% ऑयल जाता वो भी बंद हो जाएगा, जिससे रेड सी से मेडिटेरियन जो सी में जाता है, जहां से एशिया से यूरोप की तरफ जो भी सामान जाता वो जा नहीं पाएगा। तो आप देखें फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर पहले ही बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में और उससे भी ज्यादा पड़ेगी। अब ये देखते हैं कि क्या ये लड़ाई रुकेगी, क्या इसके अंदर कौन सी ऐसी रेड लाइंस हैं जो नहीं अभी तक पूरी। एक तो सच्चाई है इजराइल है, जहां इजराइल जो हमले करा है लेबनान पे वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब तक वो शामिल नहीं होगा मुझे नहीं लगता कोई पीस एग्रीमेंट होगी। दूसरा, कहीं ना कहीं ईरान को भी नुकसान बहुत हो रहा है। जब से नेवल ब्लॉकेड लगाई अमेरिका ने तो ईरान अपना ऑयल नहीं भेज पा रहा है। खर्ग आइलैंड में 90% ऑयल बनता है। अब वो ऑयल जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो खत्म हो चुकी है। अब वो ऑयल जो इनकी ड्रिलिंग मशीन है उनको बंद करना पड़ेगा। तो ईरान को भी काफी नुकसान है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही नुकसान है। मगर मुझे अभी भी लगता है दोनों देश लड़ाई नहीं चाहते, कहीं ना कहीं पोस्टरिंग कर रहे हैं, बातचीत होगी। देखिए सर, पोस्टरिंग तो की जा रही है लेकिन इस पोस्टरिंग के अंदर जो अटैक्स इनिशिएट किए जा रहे हैं वो भी एक चिंता का विषय। कहीं ऐसा ना हो कि छुटपुट घटनाओं के बाद एक बड़े से महायुद्ध की शुरुआत भी हो जाए। गिरीश कुमार गर्ग सर, गिरीश सर, अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए हमने आईआरजीसी के कमांडर की मेजर जनरल रजई की बात सुनाई, उन्होंने कहा कि देखिए अब जो दायरा बढ़ेगा वो मिडिल ईस्ट के आगे बढ़ेगा। क्या ईरान की काबिलियत या उसके पास ऐसी क्षमताएं हैं कि अमेरिका को अमेरिका के अंदर ही उसके बेसिस पर अटैक कर सके या यूरोप के बेसिस पर उसको अटैक कर सके? हाँ सुमित, बिल्कुल। ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी है वो लॉन्ग रेंज है। 2000 किलोमीटर तक की दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनके पास जो यूरोप तक पहुंच सकते हैं। और जहां तक उसका दायरा बढ़ाने की बात है, अभी तक जो दायरा है मिडिल ईस्ट में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रहा है, लेकिन हुतीज के सहयोग से, हुतीज के कोऑपरेशन से ईरान के पास क्षमता है कि वो बबल मंडब और रेड सी और जो सुएज कनाल का जो रूट है उसको भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दे। और ये कोई धमकी नहीं है। हमने 2024 में देखा था कि हुतीज ने बबल मंडब पे काफी उद्यम मचाया था और काफी नाक में दम वहां की शिपिंग के लिए किया था और एक ग्लोबल मैरीटाइम फोर्स उधर डिप्लॉय करनी पड़ी थी हुतीज को कंट्रोल करने के लिए। तो ईरान के पास क्षमता है दोनों तरफ से कि वो बबल मंडप में और रेड सी सुएज कनाल वाला जो चैनल है, रूट है, उसको ब्लॉक कर पाए और अपनी लंबी रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उससे मिडिल ईस्ट के बाहर जाकर भी अटैक करें अमेरिकन बेसिस के ऊपर और उन ठिकानों के ऊपर जो इस ईरान के खिलाफ युद्ध में सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल। और सर देखिए, ऐसा माना जा रहा है लड़ तो ये दोनों देश रहे हैं लेकिन परेशानियां पूरी दुनिया की बढ़ रही हैं और इन्हीं परेशानियों को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। दरअसल माना जा रहा है वैश्विक तेल भंडार के खतरनाक स्तर पर गिरावट दर्ज की जा रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ युद्ध की वजह से वैश्विक तेल भंडार खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे दुनिया में तेल की सप्लाई और आपूर्ति पर प्रतिकूल असर पड़ने वाला है। देखिए, अब रॉयटर्स या फिर कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, 100 दिन के करीब हो चुके हैं, ऐसे में दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। यानी अब जो गिरावट दर्ज की जा रही है वो ऐसी है कि उससे रिवाइव होने में, उसको ठीक करने में काफी लंबा समय लग जाएगा। जनरल सिवाज, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि देखिए ऑयल के और गैस के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसकी जो आप कह सकते हैं कि जो उसकी रिफाइनरीज है बंद करने से जो प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अब भी ये देश नहीं माने, अब भी अगर ईरान नहीं माना, अब भी अगर अमेरिका नहीं माना, तो फिर कहीं ऐसे दौर में हम ना पहुंच जाए जहां से कोई यू टर्न का कह सकते हैं कि कोई नजारा ही ना हो, यू टर्न के लिए कोई मौका ही हमें ना मिले।
हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सुमित, यू हिट द नेल ऑन द हेड। क्योंकि अगर ये चिंगारी लग गई और ये लड़ाई का दायरा बढ़ गया तो फिर ये लंबी हो सकती है। इसमें चीन और रूस भी आ सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर मुझे लगता है हाहाकार मच जाएगी। जो आपने एक और बड़ा अच्छा इशारा किया था कि अगर कल को भी सीज फायर हो जाता है तो ये सोचना कि ऑयल का जो रूट्स हैं वो खुल जाएंगे, वो उसको 3 से 4 महीने लगेंगे। कि जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्री हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ है। उनकी जो ऑयल की जो ड्रिलिंग कैपेबिलिटी उस पर भी इफेक्ट हुआ है। अगर अभी भी बाब अल मंदेब तो बंद नहीं हुआ है, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल जाता है उसके बाद भी प्राइस जो ऑयल के स्टेबलाइज होने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। और अगर जिस प्रकार से सिचुएशन जा रही है, दोनों तरफ से रुकने का नाम नहीं ले रही, और अगर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाती है तो वाकई इसका दायरा भी बढ़ेगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, चीन और रूस के भी आने के चांसेस हैं। और जो बाब अल मंदेब जो अभी तक इस इलाके से जो शिप जा रहे हैं 12% के करीब, वो बंद हो जाएगा। स्वेज कैनाल बंद हो जाएगी। तो आप देखें कि 40 से 50% जो ऑयल जहां से जाता है वो बंद हो जाएगा। तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, इन पे सब पे असर पड़ेगा। और इससे क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्री है, ग्लोबल साउथ है, जो गरीब देश हैं, उस पे बहुत बड़ी मार लगेगी। तो वाकई पूरी वर्ल्ड के लिए चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं बातचीत हो। अगर बातचीत नहीं होती तो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो डिगमगा जाएगी। बिल्कुल। गिरीश सर, एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार इस युद्ध में कूदे तो इस बात को लेकर थे कि हम जो एनरिच यूरेनियम है वो अपने कैप्चर में ले लेंगे, रिजिम चेंज कर देंगे। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उन्होंने एनरिच यूरेनियम को लेकर कह दिया कि हमको नहीं चाहिए, डील के बाद में बात हो जाएगी। रिजिम के लिए कह दिया कि मुस्तफा खमनेई बहुत अच्छे लीडर हैं, उनसे मेरी बातचीत हो सकती है, मेरी मुलाकात हो सकती है। आखिर जो सुर बदल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये एक तरीके का यूएस का सरेंडर नहीं दिखा रहे हैं कि देखिए यूएस गया तो था लड़ने के लिए, लेकिन जब वहां का माहौल देखा तो वियतनाम, अफगानिस्तान वाली गलतियां एक बार फिर से अमेरिका ने दोहरा दी। हाँ बिल्कुल सुमित, ये तो दुनिया आज हर कोई दुनिया में बोल रहा है कि ट्रम्प साहब इस युद्ध में फंस गए हैं और बुरी तरह से फंस गए हैं। और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब इससे निकले कैसे, ऑनरेबली, इज्जत के साथ कैसे निकले। बेइज्जत होके तो निकलना, कल निकलेंगे बेइज्जत होके निकलेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और ट्रम्प साहब की ये है कि वो खुद भी समझ गए हैं कि मैं बुरी तरह से फंस गया हूं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि अपनी इज्जत बचाते हुए कैसे ऑनरेबली इस युद्ध से निकले। ईरान इस बात को समझ गया है कि हमने अमेरिका को घेर लिया है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आज ईरान किसी भी प्रकार से इतनी मार खाने के बाद, इतनी मिसाइल्स की हिट लेने के बाद भी अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पा रहा है। और वो इसीलिए वो ट्रम्प साहब को टेस्ट कर रहा है कि मैं देखता हूं कब तक ट्रम्प साहब जो है इस युद्ध को समाप्त नहीं करते। और ट्रम्प साहब की प्रॉब्लम यह है कि वो ईरान झुकने को तैयार नहीं है। तो ये एक खेल है जिसमें आपका जो विश्लेषण है एकदम सही है कि ये ट्रम्प साहब जो है इसमें अपना वियतनाम का रुख देख रहे हैं, इसमें अपना चेहरा वियतनाम के अंदर देख रहे हैं। और उन्हें लग नहीं रहा है कि, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसमें से कैसे निकले। उसका एक ही तरीका है कि ईरान के ऊपर दबाव डालें और होप करें कि भाई ईरान कहीं ना कहीं झुक जाए। आप ये जो अटैक देख रहे हैं, जो अभी आज आपने इतनी जिक्र करा, ये सब उसी का नतीजा है कि ट्रम्प साहब भागते भूत की लंगोटी पकड़ लें कि किसी तरीके से कुछ करके शायद ईरान के ऊपर दबाव डालें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प साहब के लिए ईरान इस गेम को समझ गया है। इस पूरी प्रक्रिया ने, इस पूरे संघर्ष ने ईरान को यह मौका भी दे दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, एनरिच यूरेनियम हो, या फिर अपने प्रॉक्सीज को रिवाइव करना हो। तीनों चीजों के ऊपर लगातार ईरान भी अब काम कर रहा है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कह रही है कि देखिए, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संदेश दिया है कि लेबनान को उसके असली दुश्मन से बचाना जाए। अराक्ची ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन को संबोधित करते हुए संदेश में लेबनान को उसके असली दुश्मन से बचाने की अपील की। अराक्ची ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि ईरान ने ही लेबनान के 1/5 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अगर लेबनान ईरान के लिए सौदेबाजी का जरिया होता तो हम बहुत पहले ही समझौता कर चुके होते। उन्होंने कहा कि देखिए, इजराइल लगातार एक बड़ा चिंता या फिर आप कह सकते हैं चुनौती है लेबनान के, आप कह सकते हैं कि उसकी आजादी के लिए। और इसी बात को लेकर उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति को भी सोशल मीडिया पर चेताया कि देखिए, असली दुश्मन इजराइल है। और देखिए, यही बात जो हम कह रहे हैं कि अब इजराइल अब ईरान ये चाहता है कि देखिए, सारी चीजों को सेटल कर लिया जाए। जनरल सिवाज, लेबनान को लेकर
इजराइल की रणनीति तो ऐसा लगता था कि लितानी रिवर के आगे तक के इलाके में वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, अपने नॉर्दर्न एरियाज को सिक्योर करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए वो चाहता है कि लितानी रिवर के आसपास भी उसकी सेनाएं आकर बैठ जाए ताकि वो ग्रे जोन जो है वो भी इजराइल के कैप्चर में ही आ जाए। हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, सच्चाई है कि इजराइल को जो हिजबुल्ला है जो कि सदन लबनान में है, वो एक प्रकार उसके लिए भी प्रॉब्लम है। अगर आप देखें 1.5 से 2 लाख के करीब लोग पलायन कर गए नदन इजराइल से, क्योंकि ऊपर हमले सटीक हो रहे थे लबनान के सदन पोर्शन से हिजबुल्ला के, और इसीलिए इजराइल चाहता है कि लितानी नदी है उससे आगे जाया जाए, ग्रे जोन उसको कहते हैं, बफर जोन बनाया जाए, और जब तक नहीं रुके। और ये भी सच्चाई है कि जो हिजबुल्ला है वो भी इसी तरीके से जैसे ईरान को अंडर एस्टिमेट किया था अमेरिका और इजराइल ने, इसी प्रकार से कहीं ना कहीं हिजबुल्ला को भी अंडर एस्टिमेट किया इजराइल ने, क्योंकि उसके पास हथियार काफी है, उसके पास रॉकेट बजाय ड्रोन्स का जमावड़ा है, वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत काबिल है। तो बहुत लंबे हमले हिजबुल्ला भी इजराइल पे करा, और अब ये सच्चाई है कि ईरान ने ये कंडीशन डाल दी है कि पीस टॉक्स हो ही नहीं सकती जब तक इजराइल हमले बंद नहीं करता लबनान में। तो अब ये सच्चाई है कि अब रुकेंगे तो रुकेंगे क्या? इजराइल लड़ाई को बंद करना चाहता है? बिल्कुल नहीं। इजराइल चाहता है कि ये लड़ाई लंबी चले, और क्योंकि नेतन्याहू की खुद की कंडीशन घर में कमजोर है और वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए, कहीं ना कहीं ईरान जो कमजोर था उसको दोबारा हमला करके कमजोर किया जाए। तो सच्ची बात है कि इजराइल इस लड़ाई को बंद नहीं करना चाहता, और अमेरिका के लिए प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला था कि उसके पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑनरेबल एग्जिट नहीं मिल रहा, उनकी जो पॉपुलैरिटी है देश के अंदर गिरती जा रही है, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, और अभी भी जो कांग्रेस के अंदर उनकी स्थिति कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही। और बिल्कुल सर, माना यही जा रहा है कि देखिए सब मान जाएंगे लेकिन इजराइल को कैसे मनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि लगातार नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की भी अब सुन नहीं रहे।